नमस्ते। गुड्डी, वेलकम वेलकम टू अहिंसा कॉन्वर्सेशन। आपने समय जी बहुत निकाला। बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका शुक्रिया। तो गुड्डी, बचपन से क्या आपकी पहली यादाश्त होगी? अहिंसा के अनुभव या उसके विचार, आदर्श, किसी भी डायमेंशन में? एक्चुअली ये रियलाइज मुझे 20 साल पहले हुआ। लेकिन मेरी याद जो है वो उसके 10 साल पहले की, यानी मैं लगभग 10-12 साल की रही होंगी जब मैं दूरदर्शन चैनल पे एक फिल्म आ रही थी, तेजाब। और उसके ब्रेक के अंदर मुझे उस समय न्यूज़ चला करती थी बीच में। तो न्यूज़ के जो हैं उसमें एक न्यूज़ आई कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर जी उस जगह स्ट्रगल कर रही है, और एक फोटो मेधा जी की हाथ की पोजीशनिंग की इस तरीके की जिंदाबाद करते हुए दिखाई दी गई। और वो तस्वीर मेरे दिमाग जहन में हमेशा बसी रह गई। और मुझे ऐसा लगता था कि क्या ऐसा इन्होंने किया है कि इनको मीडिया कवर कर रहा है। ये मेरी वो थी। वो बहुत सालों बाद मुझे एक्चुअली 10-12 साल बाद जब मैं लोगों के बीच में काम करना शुरू किया थोड़ा, तब ये समझ में आया कि हाँ, वो किस तरीके के प्रोटेस्ट की या काम की तस्वीर थी। तो मेरे लिए अहिंसा का पहली तस्वीर मेधा पाटकर जी की है। हम्म। और आपने कॉलेज वगैरह कहाँ किया, पढ़ाई कहाँ की? जी, जैसे कि मैं जन्मी उल्लासनगर में, और मेरे पिताजी वहीं पास एक फैक्ट्री में काम करते थे सेंचुरी की। तो हमारा पालन पोषण पूरी तरीके से उल्लासनगर में हुआ। मेरी स्कूलिंग, क्योंकि सिंधी लोकेलिटी थी जो कि पार्टीशन के बाद आकर यहाँ बसे थे, और उनके ही स्कूल कॉलेजेस थे, तो मैंने साधु वासवानी का जो जीएम साधु विला हाई स्कूल है उसमें पढ़ाई की, उन्हीं के जूनियर कॉलेज में गई, उन्हीं के ग्रेजुएशन कॉलेज में गई। और उसके बाद मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर किया। और उसके बाद इग्नू से मैंने मेरा दूसरा मास्टर किया। तो ये मास्टर्स क्या सोशल वर्क में था? जी नहीं, मेरा पहला मास्टर कॉमर्स में था। मेरी आर्ट्स में रुचि थी, बट मेरे पेरेंट्स का ये कहना था कि जो समय चल रहा है उसमें, इसमें शायद थोड़ा बहुत आप जिस तरीके के इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो थोड़े बहुत अपॉर्चुनिटी आएंगे, तो उसमें देखिए। एंड दूसरा मैं मास्टर मेरे में सामाजिक जीवन में आने के बाद किया। वो मैंने मास्टर इन रूरल डेवलपमेंट किया था इग्नू से। तो वो मैंने जब समझ आ गई उसके बाद का था, तो थोड़ा चूज करके किया। तो ये देखिए, आप जब बड़ी हो रही थी और आप कॉलेज में थी, तो वैसे भी आपने आंदोलनों का के बारे में सुना होगा या उनको देखा होगा, जहां ये माना जाता था कि जो शोषित वर्ग है उसकी हिंसा जो है वो जस्टिफाइड है, वो वाजिब है। तो इस विचार को आपने कैसे, मतलब आपके जीवन में इस विचार की क्या भूमिका बनी, और ले दे के आपने यूसुफ मेहराली सेंटर को क्यों चूज किया? जैसा कि मैंने आपको कहा कि पहला सिंबल नॉन वायलेंस का मेरे लिए मेधा जी थी, क्योंकि वो मेरी बचपन की तस्वीर है, आज भी नहीं जाती। और उसके बाद मेरे लिए जो दूसरा मुझे लगता है कि मैंने जिसकी वजह से जीवन में मैंने एक टर्न लिया, वो थे राम पुन्यानी जी, जिन्होंने कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर आते थे। और हमारे एक और साथी जनसंघर्ष वाहिनी के हैं, जैन दीवान जी। तो उनके माध्यम से जब मैं राम पुन्यानी जी को मिली, तब मुझे ये जो सांप्रदायिकीकरण जो है, इसके बारे में जब समझ में आया, तो एक तरीके से
हिंसा का अ, जो दिखती है, उस हिंसा के बारे में बहुत समझ में आया। लेकिन उसके कुछ सालों बाद जब मैंने मेधा जी के साथ उनके फ्रंट घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन में थोड़ा सा काम किया, तब जो बात आपने कही कि एक वर्ग को एक दूसरे वर्ग के साथ हिंसा करने का एक कह सकते हैं उनके पास अधिकार है। तो मेरे लिए हिंसा के मतलब ऐसे कई सारे अनुभव हम कह सकते हैं अपनी जिंदगी के, जहाँ हिंसा अलग अलग तरीके की देखी है। तो उसमें जैसे मैंने कहा कि दिखने वाली हिंसा के बारे में मुझे राम पुण्यानी जी के बातों से, उनके इतिहास पढ़ाने के तरीकों से, तथ्यों से पता चलती है। उसी तरीके से जब आप बम्बई के किसी बस्ती में जाएंगे तो आपको एक दूसरे तरीके की हिंसा दिखती है। और जब आप किसी भी ऐसी जगह चले जाएंगे जहां आपको कोई कुछ कहता नहीं, आपके साथ शायद कोई कुछ करता नहीं, लेकिन आप अनुभव करते हैं कुछ, वो आप पर एक अलग तरीके की हिंसा करती है। वो सिर्फ कोई करता नहीं, वो आप महसूस करके वो इंसाफ महसूस करते हैं। सो इस तरीके के मेरे थे। और यही एक कारण था कि जब मैं मेधा जी की एक मेरे ऊपर जो असर था, राम पुन्यानी जी से जो समझा, उसके बाद जब मेरी डॉक्टर जीजी परीख जी और जब उनकी धर्मपत्नी मंगलाबेन परीख जी, इन दोनों से मुलाकात हुआ मेरे कॉलेज के दरमियान एक कार्यक्रम के अंदर, और इनके घर आकर जब इनसे मिलने का मौका मिला, तो मेरी समझ में ये आया कि शोषण का प्रमाण आप माप नहीं सकते। तो अगर जब आप शोषण का प्रमाण आप माप नहीं सकते, उसका कोई मापदंड नहीं है, तो उसको मिटाने के लिए काम करने का भी कोई मापदंड नहीं होगा। तो यही कारण था जो मैं यूसुफ मेहर अली सेंटर में आई। ये आप उदाहरण दे सकती हैं कोई, जो आपने कहा ना कि जहां दिखती नहीं है पर वो एक प्रकार का हिंसा का अनुभव होता है, या आई डोंट नो अगर आप यहाँ हिंसा की बात कर रही हैं या जिसे हम अंग्रेजी में टेंशन कहते हैं, उसका कोई एग्जाम्पल दीजिए आप, मतलब कौन से अनुभव का सोच रही हैं व्हेन यू से दैट? अ, मैं ये कहती हूँ कि अ, जब कोई किसी को जैसे मेरे जीवन में रोजमर्रा के जीवन में मैं लोकल ट्रेन से रोज सफर करती हूँ, और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन दो चार लोग आपस में लड़े नहीं। और हम लोगों को पिटते देखते हैं, कभी कभी स्लैंग यूज करते हुए भी लोगों को देखते हैं क्लासेस के अंदर। अ, दूसरा व्यक्ति जिस एक होता है जिसके साथ ये हो रहा है, दूसरा एक व्यक्ति होता है जो अपने आप को जिसके साथ हो रहा है उसके साथ आइडेंटिफाई करता है। तो जो जिसके साथ आइडेंटिफाई करता है ना, तो वो महसूस करता है कि ये हिंसा मेरे साथ हो रही है, क्योंकि वो अनुभूति की हिंसा होती है। इसीलिए कहा जाता है, जो मैं समझती हूँ, कि एक अनुभव होता है, यानी जो पिट रहा है उसको तो दर्द हो ही रहा है, उसके साथ तो हो ही रहा है जो होना चाहिए। लेकिन एक जो उसको देख रहा है और उसके साथ उस अनुभव को अनुभूति कह रहा है, महसूस कर रहा है, उसके साथ भी है। तो ये एक उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरण समाज में दिखते हैं। तो ये देखिए, ये जो है अनुभूति और यह फेलो फीलिंग, ये दो प्रकार की हो ये सकती है ना। एक तो ये जी। कि वो पीड़ पर आई जानी रहे, ये एक तो उस सेंस में है। दूसरी इस सेंस में है कि
ए को लगे कि वो भी बी की तरह पीड़ित शोषित है। हाँ, ये मतलब ए सॉलिडेरिटी ऑफ सफरिंग। या तो आज के जमाने में आम तौर पे कहा जा रहा है कि जी ये पीड़ पराई जो है ये तो अब कोई संत महात्मा ही कर सकते हैं, आद साधारण मनुष्य के लिए तो ये असंभव है, इसलिए अहिंसा भी जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो इस ये जो एक व्यापक आज का प्रोपोगेंडा है या एक विचार है, इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं? मुझे नहीं लगता कि लोग, जैसा आपने कहा कि दूसरों के साथ जो हो रहा है वो महसूस करने वाली ये फीलिंग लोगों में नहीं है, या कम है। हम कम शब्द का उपयोग करें, मुझे लगता है कि लोगों में कम हो गई है। मतलब उसके साथ हो रहा है तो होने दीजिए, ये वाला जो है ठीक है। ये आजकल स्वाभाविक उसमें दिख रहा है, क्योंकि आपको संवेदनहीन करने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। तो वो एक आम तौर पर अभी बन गया है। लेकिन पूरा समाज संवेदनहीन हो गया है, ये थोड़ा मानना अतिशयोक्ति है। क्योंकि जब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे जब बहुत सारे लोग चलकर आते रहते हैं, हमने तमाम लोगों को देखा है कि वो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 अलग अलग तरीके की यात्राएं करती रहती हैं। किसी को कहने की जरूरत नहीं होती है ना, वो उनके चलने की पीड़ा को समझते हैं, तो सड़क पर आकर पानी देने लगते हैं, खाना देने लगते हैं। कोविड का एक दौर था जिसमें लोग एक दूसरे की पीड़ा समझ रहे थे, किसी को कहने की जरूरत नहीं होती थी। तो ये जो मतलब मेरे कहने का ये अर्थ है कि पीड़ा कई तरीके की हो सकती है। कुछ एकदम तय कर कर दी गई हुई पीड़ा होती है, जिस पे लोग संवेदनहीन हो जाएं, ये बनाया जाता है। और लेकिन जो मूल स्वभाव है इंसान का, वो संवेदनशीलता का ही है। तो वो रिस्पॉन्ड हमेशा आ, उसी तरीके से करता है। और ये दिखता है, इसके प्रमाण आप कहीं भी ढूंढ लीजिए, हम्म। आपको मिलेगा कि लोग आम तौर पर हम्म। कुछ भी सुने कि कोई मुश्किल में है, कोई तकलीफ है। मैं इसका भी उदाहरण आपको अपने लोकल ट्रेन के अनुभव से ही दूंगी कि ये आम तौर पर होता है कि बहुत सारे लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती, चढ़ने की जगह नहीं मिलती, बहुत सारे लोग गिर जाते हैं, कई सारे लोग छूट जाते हैं। तो ऐसे सारे समय पे जिनके पास बिल्कुल समय नहीं है शहर में, वो बहुत सारा समय लगाकर काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि संवेदनशीलता अभी भी बाकी है समाज में। हम्म। और राजनीतिक तौर पे अगर हम अहिंसा के बारे में सोचें तो एक तो विचार अब ये भी बहुत फैल रहा है कि इतिहास ही गलत लिखा गया। अहिंसा के बल पर कहाँ हिंदुस्तान ने आजादी पाई, हिंसक संघर्ष का ज्यादा बड़ी भूमिका थी। एक तो ये हिस्ट्री को लेकर, इतिहास को लेकर ये विवाद है। और दूसरा ये है कि जिसको भी जस्टिस चाहिए वो अगर अहिंसा का साथ रास्ता पकड़ेगा तो वो न्याय तो नहीं पा पाएगा, न्याय उसको नहीं मतलब मिल पाएगा। एंड देयरफॉर क्योंकि अ, अब हम सब जानते हैं कि अभी का जो कम्युनलिज्म का जो माहौल है उसमें एसर्शन, इसको हिंदी में हम कैसे कहेंगे, मतलब अपनी बात को जोर से डंका मार के कहना, यही जो है वो डायनेमिक पॉलिटिकल तरीका माना जा रहा है। तो इसमें आपकी उम्र का एक्टिविस्ट फिर इससे कैसे जूझता है? मतलब अब जैसे देखिए घृणा ही है, जो घृणा का माहौल है वो इट
वो इसी सब का हिस्सा है ना। जी जी, बिल्कुल। देखिए, एक जो इतिहास मिटाने की बात है, मुझे लगता है कि एटलीस्ट मेरी जनरेशन तक के लोगों को उसके बारे में एक चेतना है। वो समझ सकते हैं कि आज क्या हो रहा है। दूसरा जो मुझे लगता है कि आमतौर पर मेरे आगे वाली जनरेशन के अंदर के लोग इस हिंसा के जाल में फंसेंगे नहीं, क्योंकि वो अपना भविष्य समृद्धि की ओर देखते हैं। और जैसा कि सभी कहते हैं, और दिखता भी है वो, कि अगर आपको समृद्ध होना है तो आप समाज में हिंसा फैलाकर तो वो नहीं। कोई भी आप एक नॉर्मल से न्यूक्लियर एकदम जाइए, एक परिवार ले लीजिए। अब रोज झगड़ा करते रहिए, रोज मारा पीटी करते रहिए, वो परिवार कुछ बना नहीं पाता, वो अशांति हमेशा रहती है। अगर आप दूसरा परिवार ही देख लीजिए, अगर उसके पैरेलल अगर वो मतलब ठीक ढंग से, प्यार से, प्रेम से चल रहे हैं, तो वो कुछ बना पाते हैं। वो दिखता है, वो उनके रहन सहन, उनके मतलब परिवेश में वो सब सब दिख कर आता है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाली जनरेशन के जीवन में वायलेंस के लिए कोई जगह है। ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है, जिसमें 2000 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं, जिनको एक अलग तरीके का इतिहास बताने की कोशिश की जा रही है, और उन्हें इतिहास में मतलब जो इन्होंने अहिंसक तरीके से लड़ा, वो आइडल ना होकर एक जिन लोगों ने अ, जिन्होंने शोषण किया उसका साथ देने के लिए समर्थन करने वाले लोगों के साथ का उनका किया जा रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा देर तक वो ठहरेगा नहीं, क्योंकि मैं भी अपने आसपास देखती हूँ, बातचीत करती हूँ, और जिस संस्था से मैं आती हूँ उसमें सालाना 60-70 हजार नौजवान आते हैं, विजिट करते हैं। उनके साथ बातचीत में ये समझ में आता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतिहास से ज्यादा जगह उनके जीवन में पाई है। और आज इतिहास को जितनी कम स्पेस उनके जीवन में मिली है, उसमें ये शायद क्षणिक उनको इधर उधर ले जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका कोई बहुत बड़ा परिणाम नहीं होने वाला। अब रही बात कि हम जैसे लोग किस तरीके से देखते हैं, या नफरत का, मुझे लगता है कि हम जैसे लोग जवाब देने में मानते हैं, बट बहुत ज्यादा उसके रिएक्ट करने में हम नहीं इसके उसमें। तो हमारा अगर वो इतिहास मिटाने की कोशिश करते हैं, तो हमारी जितनी समझ है, पहुंच है उन तक इतिहास। नहीं, सॉरी, ये मुझे नहीं समझ आया। लास्ट पॉइंट जरा फिर से बोलना गुड्डी। जी, मैं ये ये कह रही थी कि अ, ये जो एक है कि नफरत को हम जैसे लोग कैसे देखते हैं, एक्टिविस्ट। तो मैं और मेरे कुछ साथी जब हम आपस में बात करते हैं, तो हम ऐसा मानते हैं कि ये जो नफरत है, इसको आ, हमारे जो आइडियोलॉजिकल चीजें हैं उससे जवाब देने की जरूरत है। हम्म, बट इस पे कुछ हाँ, रिएक्शनरी इस तरीके की करने की जरूरत नहीं है। तो रिस्पॉन्ड जरूरी है, हाँ, ठीक, उस हाँ। तरीके से। तो उत्तर हमारा क्या होता है? वो लाखों करोड़ों तक अपनी घृणा फैला सकते हैं, हम सैकड़ों हजारों तक अपना प्रेम फैला सकते हैं। तो हमारी जनरेशन उसमें लगी है। हम्म, और
बट लॉन्ग टर्म में मैं बहुत श्योर हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों को देखा है, लोगों के बीच में जाती हूँ, पूरा देश देखा है, नफरत बहुत देर तक समाज में रह नहीं पाती। आप ये पिछले लोकसभा इलेक्शन में आपने यहाँ महाराष्ट्र में भी और आई थिंक बनारस में कुछ दिन आपने ग्राउंड लेवल पे इलेक्शन कैंपेनिंग में हिस्सा लिया। तो जी। ये जो नफरत वाली बात है, वो इलेक्शन के माहौल में वो इलेक्शन के माहौल में आपको कैसे मतलब उसका क्या एनकाउंटर हुआ? एंड आपने उसके उसके संदर्भ में, नफरत के संदर्भ में कुछ अनुभव बताइए, हाउ यू हैंडल्ड इट। मुझे लगता है कि लोकसभा का चुनाव, मैं बम्बई में सक्रिय थी, और मैंने जो यहाँ काम किया उसमें, और बनारस में जहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी कॉन्टेस्ट कर रहे थे, दोनों जगह में मुझे नफरत का कोई भी कुछ भी नहीं दिखा। समाज अपने रोजमर्रा के मुद्दे पे जवाब चाहता था, और पूरा चुनाव उसी मुद्दे पे लड़ा गया। लोगों को उनके अधिकार चाहिए थे, जो उनके संवैधानिक अधिकार है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो चाहिए थी। हम्म। और उससे उनको ज्यादा अ, उनका ताल्लुक था, या वो चाहते थे। तो लोगों ने वोट जो बड़े पैमाने पे मुझे लगता है कि दिए, वो उन्हीं मुद्दों पे दिए। मुझे मुझे एक भी घटना लोकसभा के चुनाव में, मेरे बम्बई अनुभव में या बनारस अनुभव में, एक नहीं पता कि जिसमें अ, ये बात कही गई हो कि के लेकिन हाँ, एक घटना का जरूर मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी, क्योंकि वो एक दूसरे तरीके की नफरत है जैसे। और क्योंकि बनारस मेरे दादा परदादा का क्षेत्र भी है। मेरे दादा परदादा बनारस से आते हैं। सो बनारस मुझे बड़ा प्यारा है। और वो साजी मतलब शहादत विरासत की निशानी भी बनारस है। और बनारस में 1942 का मूवमेंट जिस तरीके से, बलिया पास में ही बनारस के पला बड़ा, तो हमारे लिए बहुत प्रिय है। लेकिन इस बार जब हम बनारस में चुनावी क्षेत्र में घूमे, तो जिस तरीके से दलितों के प्रति एक मुझे आ, आप कह सकते हैं सत्ता का, सत्ता का उन पर शोषण दिखा, उन पे एक तरीके से उनका दमन दिखा। वो मुझे लगता है कि एक तरीके की नफरत है, कि जब सत्ता में आ, वो होते हैं जो कास्ट सिस्टम में अपर उस पे हैं, तो वो एक अलग तरीके की नफरत करते हैं। तो वो एक दिखा। लेकिन वो चुनाव के दौरान का मुद्दा था, वो हम्म। नहीं था। चुनाव के दौरान के मुद्दों में लोगों के मूलभूत सुविधाएं और उनके संवैधानिक अधिकार, यही मुद्दे थे। हम्म। हम्म। ये जो आपको उम्मीद है कि आपके पीढ़ी में और आपसे जो आप छोट यंगर लोग हैं उनके लिए नफरत जो है या हिंसा का रास्ता जो है वो मतलब नकारा जाएगा, उसको रिजेक्ट किया जाएगा, इसमें आपने जो रोज जिंदगी की जो फ्रस्ट्रेशंस हैं और उनसे जो उठते हुए हिंसा के बिहेवियर हैं, अब ये जैसे ट्रेन का आपने जिक्र किया ना, वो तो नफरत से जुड़ा हुआ नहीं है। अब आपने पता नहीं जीजी की जो अहिंसा कॉन्वर्सेशन है, जीजी पारेख की, जीजी का तो बहुत क्लियरली कहना है कि भाई जब तक इस समाज में हम कंपटीशन की पूजा करना नहीं छोड़ेंगे,
तो अहिंसक समाज असंभव है। और क्योंकि उसी कंपटीशन के कारण लोगों के मन में इतना भय, इतनी इनसिक्योरिटी, फ्रस्ट्रेशन, एलियनेशन मतलब जहन में बैठ जाती है। तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट कि ये जो एवरीडे लाइफ की फ्रस्ट्रेशन से जुड़ा, जो इसे इसे अंग्रेजी में कई लोग स्ट्रक्चरल वायलेंस कहेंगे, तो आपने क्योंकि जीजी का कहा, मुझे लगता है कि जीजी अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से कह सकते हैं। मैं इसलिए कहती हूँ कि अ, मैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि लाइफ लाइन लोकल ट्रेन की बात कही, मैं उसको नफरत ही इसलिए कहती हूँ क्योंकि एक क्लास दूसरे क्लास को अपने से नीचा समझता है, कम आंकता है, और उनके साथ कोई कंपटीशन में नहीं है। गरीब अमीर के साथ किसी तरीके की स्पर्धा में नहीं है, क्योंकि स्पर्धा हो ही नहीं सकती ना। 1 रुपए और 100 रुपए का फर्क है। उसी तरीके से सुविधाओं में भी उतनी ही फर्क है। तो जैसे बम्बई हम कहते हैं, तो बम्बई अब जिस तरीके की बन रही है, उसमें एक जगह बिल्कुल ही गरीब ना हो और एक जगह सिर्फ गरीब ही हो, तो अगर कोई टुकड़ा पैच बच जाए किसी एक इलाके में, तो उसको किस तरीके से खाली कर दे हैं। तो मुझे लगता है कि वो मन में आना, उसके बारे में सोचना, ये भी हिंसा ही है, और वो भी नफरत ही है। आप गरीबी से नफरत करते हो, गरीब लोगों से नफरत करते हो, तो वो आती है। तो मेरे लिए लोकल ट्रेन की जो छोटी मोटी झड़प है, जो ये जो बाहरी चीजें चलती रहती है, उससे जब आप किसी को किसी उसमें देखते हो, डिब्बों में जो बांटे गए हैं उसके अंदर, तो आपके मन से जो आता है ना, वो आपके मन में जो आता है वो नफरत है। और आप नफरत कहाँ से आती है? तो गुस्से से आती है। आप किसी से गुस्से से वो करते, कभी भी मुझे नहीं लगता कि डर बहुत ज्यादा नफरत पैदा करता है। मुझे लगता है कि गुस्सा ज्यादा नफरत पैदा करता है। डर आपको अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उस तरीके की भावना पैदा कर दी जाए कि आप खतरे में हो, आप सुरक्षित नहीं हो, या सच में उस तरीके की स्थिति हो आपके इर्द गिर्द, तब की बात होती है। लेकिन जब आप क्या कहते हैं, मैंने कहा कि आप गुस्सा हैं, आपको चिढ़ आ रही है किसी से, आप उसको बदल नहीं सकते, आप उसको मतलब अपने आंखों से हटा नहीं सकते, तो मुझे लगता है वो भावना नफरत की होती है, क्योंकि वो उग्र होती है। तो जैसा गांधी कहते थे, मैं ये बहुतों को कोट करती हूँ कि वर्धा में एक दफे मुझे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, आश्रम का। बहुत साल पहले की बात है, अब थोड़ी बदल गई हो। तो मैंने बनाने वाले रसोइयों को कह दिया कि मुझे बिल्कुल ही सिंपल खाना था, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो जो गांधीयंस थे उन्होंने कहा कि आपने हिंसा की है। मैंने तो हमेशा चाकू तलवार वाली ही हिंसा के बारे में सुना था। तो मैंने कह दिया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने तो रिस्पेक्टफुली सत्य बोल दिया कि नहीं अच्छा था तो नहीं अच्छा था। तो उन्होंने कहा नहीं, बनाने वाले ने इतने प्रेम से बनाया, आपने उसको जाकर कह दिया कि तुम्हारे खाने में तो मसाला नहीं था, तेल नहीं था, तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो आपने उसके बनाने का जो भावना थी उसके साथ हिंसा की। तो मुझे लगता है कि भावना जो होती है वो बहुत डिफाइन करती है इस पे। और वो आ, मतलब जीजी के लिए स्पर्धा होगी, मेरे लिए मुझे लगता है कि अब स्पर्धा का एक दूसरा हिस्सा, मुझे लगता है कि
आपके अंदर ये अ, वो स्पर्धा का भी एक, मुझे लगता है कि एस्पेक्ट है कि आप किसी को अपने से कम आंक रहे हैं, हम्म। तो आपको उसके प्रति नॉर्मली वो आपके अंदर डेवलप हो गया है। गुड्डी, आप अपना मतलब सरनेम नहीं लगाती हैं ये। जेपी मूवमेंट के तो हमने कई साथियों में देखा कि जाति से और जाति आइडेंटिटी से निकलने के लिए लोगों ने अपने जो मतलब जातिगत सरनेम छोड़े। आपका क्या कारण है टू बी, व्हाई डू यू लाइक टू बी कॉल्ड ओनली गुड्डी और जस्ट गुड्डी? इसका कारण भी लगभग वही है, लेकिन समझ के साथ कि अ, मेरे लिए वो यात्रा रही। पहले मैं भी मेरे सरनेम का उपयोग करती थी। अ, सामाजिक कामों में आने के बाद जब जीजी के साथ, जीजी परीख जी के साथ मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो एक चीज जो बहुत मैंने समझी मेरे साथियों के बीच में रहकर, लोगों के, ये कि क्योंकि मेरे परिवार में मेरे अ, पिताजी एक अपर कास्ट उससे आते हैं, सो जीजी का और जो पढ़ा, जो देखा, उसका असर इतना रहा कि इतिहास के अंदर सवर्णों ने, अपर कास्ट ने जो समाज के अंदर शोषण किया है, दमन किया है, अगर आप उसको आ, किसी तरीके से आ, वापस लौटा, मतलब कम कर सकते हो उसको, तो अपने लिए वो गिल्ट थोड़ी कम कर सकते हो, तो आपको जात रहित बनना पड़ेगा। तो जाति तो सच में कभी नहीं जाती, जैसा चंद्रशेखर धर्माधिकारी जी कहते थे, क्योंकि लोग ढूंढ ही निकालते हैं, लोग बोल ही देते हैं। बट मैंने जीजी से सुना, देखा और समझा, और उसके बाद ये तय किया कि अपर कास्ट का काम सिर्फ एक ही है, लोगों के लिए खाद बनने का। तो जिसमें वो फले फूले पनपे, तो मुझे लगा कि मुझे मेरी जात छोड़ देनी चाहिए हम्म। और लोगों के साथ बिना उसके काम करना चाहिए। हम्म। अब इस मुद्दे पर क्या, और बाकी जो पूरा सामाजिक और आर्थिक न्याय की जो संघर्ष है उसमें क्या इतने कारण हैं निराश होने के? तो ये तुम्हारा उत्साह कहाँ से आता है गुड्डी? हाउ यू कीप योर सेल्फ गोइंग इन, एक इतना पॉजिटिव स्पिरिट में जो तुम लगी रहती हो? इसका खुलासा कर दो कि क्या है, सीक्रेट क्या है? सीक्रेट्स तो मैंने शुरुआत में ही आपको, रजनी जी, बताया, जैसा कि अ, मेरे जीवन में जो लोग मेरे आइडल्स बने, जिनको देखकर मैंने थोड़ा काम करना सीखा, उनमें आप, मैंने नाम जैसे लिया मेधा जी, वो मेधा पाटकर जी बिना, इतने सालों तक लगातार अ, जिनका, जिनकी हस्ती मिटा देने के लिए आज का पूरा विकास का स्ट्रक्चर काम कर रहा है, उसको लेकर आज भी उसी शिद्दत से काम कर रही हैं। मैंने जैसा मैंने ये कहा कि अ, इतिहास मिटाने की जो कोशिश सरकारें करती रहती हैं टाइम टू टाइम, उसमें अपनी बात कहने की रामबाई कोशिश करते, राम पुन्यानी जी करते हैं, उसी तरीके से आप आज की सामाजिक और आर्थिक दोनों ही दुनिया में कहीं आखिरी पायदान पे रहो, आप कहीं कुछ रहो ही नहीं, इसका प्रयास करने वाले समाज के सामने है, जो इन लोगों को खड़ा करना चाहते हैं, वो जीजी परीख की जो कोशिश रही है, यूसुफ मेहर अली सेंटर के, तो ये सब मुझे बहुत ऊर्जा देते हैं। और मुझे लगता है कि गांधी निराश नहीं हुए थे, लड़े थे। बाद के दिनों में शायद उनके अंदर एक
ठहराव आया था, क्योंकि वो रास्ता ढूंढ रहे थे कि किस तरीके से आगे आगे बढ़ेंगे। मैं उसको निराशा के तौर पर नहीं देखती। हर सामाजिक कार्यकर्ता के जीवन में एक बार जरूर ठहराव आता है, न्यूनतम एक बार। हम्म, कई लोगों के जीवन में कई बार आता है। तो हम्म, मेरे लिए भी वही एक है कि मैं निराश नहीं होती हूँ, ठहरती हूँ, लेकिन फिर ऊर्जा के साथ काम करती हूँ। हम्म। एक किस्म से ये स्वधर्म वाला रुख है। आपने इस काम को, इस प्रयास को अपना स्वधर्म माना है, मैं तो ऐसे देख रही हूँ। और जो हमारे आगे पीछे की जो नफरत फैलाने की जो प्रक्रिया है, उसके साथ आज भी आपको डायलॉग संभव लगता है? जो मतलब जो क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है। अभी तक हमने जो बाकी नफरत या क्रोध या हिंसा की रोज की लाइफ में जो बात की, वो तो काफी मतलब हमारे हालात से जुड़ी हुई है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एक बहुत विधिगत प्रयास नफरत को फैलाने का जो है, तो जो उसके जो फैलाने वाले हैं, आज भी उनके साथ डायलॉग संभव है? क्योंकि गांधीयन वर्क मुझे में तो फंडामेंटल अजम्पशन ये है ना कि हम दूसरे का हृदय परिवर्तन संभव है। सॉरी, गो अहेड। जी, मुझे मुझे लगता है कि संभव है, क्योंकि वही आपकी अहिंसा का अपर वो है। क्योंकि उस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको अपने मन पर, अपने दिमाग पर, हृदय तो है ही है, जिस पर आपको नियंत्रण रखना पड़ता है। और मुझे लगता है उसी प्रोसेस में आपकी टेस्टिंग है। अदरवाइज जो गांधी ने सिखाया वो तो आप अपने लोगों में कर ही रहे हो। ओ, और ये है कि समाज में बदलाव एक होता है कि आर्थिक परिस्थिति को बदलना, सामाजिक परिस्थिति को बदलना, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है वैचारिक दिशा को बदलना। और अगर उस वैचारिक दिशा को बदलना है तो आपको जो आ, मतलब जो तय कर कर इस एक रास्ते पे चल रहे हैं, उनमें से लोगों को बदल पाना। मैं ये नहीं कहूंगी कि हम बदले हैं या हमने वो किया है, लेकिन मैं कई सारे ऐसे साथी मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी मिले हैं जो इस देश के अंदर ऑर्गेनाइज्ड नफरत फैलाने वाले समूहों का हिस्सा है, वहां पर हैं, जो शायद कहीं एक कोने में ये भी मानते हैं कि वो होते रहना चाहिए, फिर भी हम जैसे लोगों के साथ डायलॉग रखते हैं। तो मैं उनके साथ भी बात करती हूँ, बिना झिझक के बात करती हूँ, अपने मुद्दों पर बात करती हूँ। और मुझे लगता है कि अ, संवाद ही बदलेगा एंडलास। हो सकता है आज अ, उनकी बहस करने की, मैं तर्क तो नहीं, वो हमेशा कुतर्क ही करते हैं, लेकिन अगर वो नहीं भी आज जो बहस करते हो उसमें शायद वो संख्या के मामले में कई सारे एग्जाम्पल्स तोड़ मरोड़ के उसमें बहुसंख्य होंगे, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है संवाद से वो बदलेंगे, और कुछ बदले भी हैं। इसका एक मैं बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि मैं जिस घर से आती हूँ, अ, वो उस घर में एक मेरे परिवार का एक हिस्सा, एक्सटेंडेड फैमिली का एक हिस्सा उस ऑर्गेनाइज्ड नफरत फैलाने वालों के साथ वाला हिस्सा, और बहुत स्ट्रांगली उनकी संगठन के अंदर भी उनकी पोजीशंस हैं जो पिछले के कुछ सालों में बदले हैं। और वो उसी से हुआ है कि मैं लगातार उस बात को कहती आई हूं कि ये आपको कहीं नहीं ले जाएगा, ये आपको कहीं नहीं ले, कहीं तो आपके काम में भी स्थिरता आएगी ना, नफरत फैलाने वाले।
आप कहाँ जाओगे? सो जी। वो एक मेरे ख्याल से कुछ लोग समझने लगे हैं। तो हम्म। वो एक, मुझे लगता है मेरे परिवार के अंदर बदलने में मुझे अचीवमेंट मिली है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो इसी नोट पे, जस्ट एज ए क्लोजिंग, व्हाट आप नौजवानों को क्या आप एडवाइस कहें या टिप्स कहें देंगी? क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ कि बहुत सारे नौजवान मुझे ऐसे मिलते हैं जो भविष्य के बारे में निराश हो रहे हैं। वो क्लाइमेट चेंज को लेकर हो, या कि भाई लोकतंत्र कायम रहेगा कि नहीं, इस बात को लेकर हो। और ये जो नफरत वाली बात है वो तो है ही। तो ऐसे नौजवानों को आप हौसला अफजाई के तौर पर क्या कहेंगी, खासकर अहिंसा के संदर्भ में? अ, व्हाट मुझे कैन, लगता है कि गुड्डी, व्हाट हम्म दे कैन डू, मतलब हम्म आप अपना मतलब फिलोसॉफिकली भी, बट ऑल्सो व्हाट डू यू, आई मीन सम, इसलिए मैंने कहा ना टिप्स, कि जो वो कर सके। सॉरी, गो अहेड। जी जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि वो सारी चीजें जो आपको, मतलब अहिंसा के कटघरे में, हिंसा के कटघरे में नहीं खड़ी करती, वो सब आपको अहिंसा के पास ले जाती हैं। तो आप यानी अहिंसक हैं। और वो, मतलब ये सिर्फ, मैंने जैसा पहले ही कहा कि दिखने वाली नहीं, समझने वाली, मानने वाली, हर तरीके की हिंसा और अहिंसा व्याप्त है उसी में। जैसा आपने कहा कि बहुत सारे चैलेंजेस है, ऑफ हम्म। कोर्स हम्म। बहुत सारे चैलेंजेस है। मुझे लगता है कि जिस पे हमारा नियंत्रण नहीं है, हम्म। मतलब समाज पे हमारा थोड़ा एक कंट्रोल है अलग तरीके का, सामाजिक, मतलब बुराइयों को आगे पीछे करने का, मिटाने का, कुछ नया अ, खराब करने का भी हमारे पास कंट्रोल है। आर्थिक तौर पर हम कितना अमीर बना दे, हम कितना गरीब बना दे, ये सब हम तय कर सकते हैं। लेकिन पर्यावरण पे हम कुछ तय नहीं कर सकते, अब मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मतलब कुछ ग्रुप, कुछ एक दो लोग, ग्रुप ऑफ पीपल अगर उसको मतलब ये सोचे कि ये हम नियंत्रण कर लेंगे, तो वो मुश्किल है। मुझे लगता है आज के दौर में वो सबसे बड़ा संकट है, जिसे मुझे लगता है बहुत सावधानी से हैंडल करना चाहिए। अगर उसके बारे में नहीं सोचा तो हम खत्म हो सकते हैं। सो मैं, जैसा कि मुझे लगता है कि आपने अपने पुराने कई लोगों से एपिसोड्स में बात किए हैं, मैंने कुछ एपिसोड्स देखे हैं, मैं उसको वापस से व्यक्तिगत व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि पर्यावरण को लेकर हमको संवेदनशील होना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर आप पर्यावरण को बचाने के लिए जितना भी कर सकते हैं अपने जीवन में करना चाहिए। मैं मेरे जीवन में, क्योंकि मैंने कई एग्जांपल्स लोकल ट्रेन के दिए हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करूँ हूँ मेरे जीवन के अंदर। मैं प्लास्टिक का उपयोग न्यूनतम करती हूँ, जीरो पर नहीं पहुंच पाई हूँ, लेकिन मैं न्यूनतम करती हूँ। इस तरीके के कई प्रयोग हम अपने जीवन में करते रहते हैं। लोग वो करें, मुझे लगता है कि जरूरी है लोगों के लिए। लेकिन ये भी है कि ये सिर्फ आपके करने से नहीं होगा, दूसरा ना करे उसके लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा। तो यूसुफ मेहर अली सेंटर के माध्यम से वो हम करते रहते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं एक चीज जो लगातार कहती हूँ कि आप अगर कुछ अ, मतलब आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, तो मुझे लगता है कि आप अ, कुछ नहीं हो सकते वाले भाव में हैं, तो आप ना, आपके
अस्तित्व का जो बहुत बड़ा मुझे लगता है क्वेश्चन मार्क है। मुझे लगता है आप अगर पूरे समय सामाजिक जीवन में नहीं भी हैं, तो आप इस समाज में बहुत कंट्रीब्यूट फिर भी कर सकते हैं, और आपको वो करना चाहिए। आप उसके तरीके अलग हो सकते हैं, हर युवा को वो करना चाहिए, और उसको कम से कम इतना अपनी जिंदगी के अंदर श्योर करना चाहिए कि वो व्यक्तिगत स्तर पर कभी किसी तरीके का शोषण करेगा नहीं, और अपना शोषण होने नहीं देगा। सिर्फ अगर इस बात को वो पकड़ ले, तो मुझे लगता है कितने भी तरीके के जो शोषण है वो होगी नहीं। और ये मुझे लगता है कि गांधी का देश है। देर से सही। और मुझे लगता है दूर तक हमारे लोग, हमारी पीढ़ी इस चीज को लेकर बहुत उसके कहीं ना कहीं दिमाग में है। वो इस देश को नहीं, विश्व को भी बचाएगी। ए और मुझे लगता है कि भारत आने वाले समय में इस देश के अंदर से देश को पर्यावरण भी बचाने के लिए बहुत बड़ा संदेश देगा, वो दिखता है। सो यही कहना चाहूंगी कि गांधी के देश में अहिंसा से बड़ा कोई रास्ता नहीं है। और वो पिछले 20-22 सालों के अंदर मुझे दिक्कत आता है। और आपके हर एक कन्वर्सेशन में जिस तरीके से अहिंसा की व्याख्या लोगों ने अलग अलग की है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ एपिसोड्स मेरी बात होने से पहले भी देखे थे, अरुणा रॉय जी के, डॉक्टर जी परीख के। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये देखना चाहिए, क्योंकि ये एक आप किसी कॉलेज में कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसी तरीके से अगर आप इतने एपिसोड एपिसोड देखते हैं, तो आप अहिंसा को लेकर आपकी एक बहुत अच्छी समझ बन पाएगी। तो आपने ये मौका दिया कि मैं मेरी बात आपसे कर पाऊं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे आपका शुक्रिया फॉर बीइंग व्हाट यू आर। आपके उत्साह का मैं बिल्कुल नमन करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। थैंक बहुत यू सो मच गुड्डी। बहुत